नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक इम्पोर्टेंट सेशन, एक छोटा सा सेशन लेने वाले हैं। पेपर 2 का मैंने एक सेशन लिया था कि इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। आप सबकी डिमांड पर उसके ऊपर एक हमने छोटी सी परिचर्चा की थी। बाद में आपके मैसेज आया कि सर पेपर 1 पर भी परिचर्चा कर लीजिए। तो आज जो है पेपर 1 पर हम देख रहे हैं कि पेपर 1 पर कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं और क्या एक मोटा मोटा सिनेरियो अपने माइंड में होना चाहिए। वो टॉपिक जिनको हमें रिवाइज करने की आवश्यकता है, वो टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों के गलत होने की संभावनाएं अधिक होती है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखो, सिंपल सा एक फंडा है जो पहली क्लास हुई थी उसमें भी मैंने बात की। सबसे पहले तो ये है कि जो आपके पास सिलेबस है, ठीक है, ये सिलेबस हमेशा आपके पास में होना चाहिए। रात को सोते हो तो भी जो है नीचे लगा के आप सो सकते हो। कहने का मतलब है कि ये जो है इसका एनालिसिस हमारे माइंड में हमेशा चल रहा होना चाहिए जब हम पढ़ रहे होते हैं, राइट। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जैसे मेरे पास ये सिलेबस है तो थोड़ा सा तो ये वैसे बच्चे ने वो है गोल गोल कर दिया था मार्कर से, लेकिन मैं इसको ऐसे देखो हाईलाइट करके रखता हूँ कि मुझे लगता है कि ये टॉपिक रिवाइज करवाना है, मुझे लगता है कि ये टॉपिक में कंटेंट और कहाँ से ढूंढा जा सकता है, तो मैं भी ऐसे हाईलाइट करके रखता हूँ ना। वो बड़ा एकदम गंदा सा मैंने इसको सिलेबस को कर रखा है। वो सारी चीज़ें साइडों में लिख रखी है, वो सारी चीज़ें इधर लिख रखी है, कहाँ से रेफरेंस बुक्स कौन सी हो सकती है, वो सारी चीज़ें लिख रखी है। तो ये चीज़ें आपको भी करनी है और करनी चाहिए ताकि अपने माइंड में रहती है चीज़ें। जैसे आगे भी आप देखेंगे तो पूरा एकदम कलरफुल इसको कर रखा है, राइट। इससे क्या होता है कि वो टॉपिक अपने माइंड में रहते हैं कि यार कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जो अपने मुट्ठी में है, वहाँ से चाहे कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो हम जो है अपना तीर लगाएंगे और वो सही निशाना लगेगा। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं पढ़ने के बावजूद भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। जैसे आप जियो स्पेशल टेक्निक्स पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें ऐसी है, जो जीआईएस पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें ऐसी है कि आपको लगेगा कि यार मज़ा नहीं आया। मतलब एक पूरी ओवरव्यू नहीं बनती है। जनरली क्वेश्चन आते हैं तो टिक भी कर देते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आता है। तो वो टॉपिक आप उसको हाईलाइट करके रख सकते हैं, ठीक है। तो पिछली बार भी मैंने कहा था इसको 2 भागों में आप डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे आपका आज पेपर प्रश्न पत्र फर्स्ट है, पेपर 1 है, तो पेपर 1 के अगर हम ऊपर चर्चा करें तो 2 चीज़ें आपको करनी है। इसको भी 2 भागों में डिवाइड कर लो। जैसे पेपर सेकंड को आपने किया था, एक कैटेगरी 1 है, एक कैटेगरी 2 है। कैटेगरी 1 में केवल वो टॉपिक रख दीजिए जिनको आप में 100% जो है कॉन्फिडेंस है। इसमें से आपको लगता है कि 100% ऐसे टॉपिक, इन टॉपिक को वापस मुझे बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है, इन टॉपिक से कैसा भी क्वेश्चन आएगा मैं हैंडल कर लूँगा, ऐसा आत्मविश्वास अगर है तो उसको फर्स्ट कैटेगरी में रख दो। सेकंड कैटेगरी में वो टॉपिक आएंगे जिनको आपको लगता है कि यार एक संतुष्टि नहीं मिल रही है, ठीक है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है या आत्मविश्वास नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो मेरी गलतियाँ होने की संभावना है, आत्मविश्वास इसमें लो है, कम है, तो ऐसे को आप सेकंड यहाँ पर कैटेगरी में रख सकते हैं। छांट कर लिख लो अलग, एक पेज अलग ही बना लो कि इन टॉपिक्स पर मुझे और कंटेंट पढ़ना है और बुक्स में ज़्यादा जाना है, बुक्स में भी देखना है, नोट्स में वापस रिवाइज करना है। ऐसे टॉपिक जहाँ से गलतियाँ होने की अधिक संभावना है उसकी अलग कैटेगरी बना दो। अगर ऐसा कर लिया तो आपकी जो एफिशिएंसी है ना, जैसे मान लो जहाँ पर पेपर 1 में मान लो 75 में से अगर आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं तो वहाँ पर 55 हो जाएंगे, 55 मार्क्स बढ़ा दें, मतलब बढ़ जाएंगे। और यही खेल जो है, यही एक्स्ट्रा एफर्ट है, यही एक्स्ट्रा मैं कहूँ कि एक रणनीति है जो आपको अपनानी चाहिए, राइट। दूसरी बात यह है कि आप सबको पता है कि टॉपिक जो है पिछली 2021 वाली वैकेंसी को देखें, अगर 2021 की वैकेंसी को देखें तो हर टॉपिक से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि अनुपातिक दृष्टि से यही रेशियो आता है पर यूनिट। तो हर क्वेश्चन, हर यूनिट से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका मतलब हर टॉपिक को उन्होंने टच किया है। इसलिए इंपॉर्टेंट कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, ये तो मुद्दा ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि आरपीएससी के पास स्कोप खूब है। 150 क्वेश्चन पूछने हैं आपसे, 9 यूनिट है अपने पास। पेपर 1 में कितने यूनिट है टोटल? 9 यूनिट है। तो 9 यूनिट है, 9 यूनिट से अगर 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो स्कोप, बहुत बड़ा स्कोप है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, कौन सा नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आपके लिए कौन सा आसान है, जहां से कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप पुटअप कर लोगे, उसको आसानी से हैंडल कर लोगे। आपके लिए ये महत्वपूर्ण है कि ऐसे टॉपिक जहां से अगर क्वेश्चन आते हैं तो मेरी गलतियां वहां पर ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उनको आपको, उस यूनिट को, चाहे उस टॉपिक्स को आपको अलग करना है। ये जो टॉपिक आप अलग करेंगे यही टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि वहां से आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं, मुझे नहीं पता है, राइट। ये आपको पता है, तो ये आपको करना है। तो हर व्यक्ति की ऐसी अलग रणनीति हो सकती है, हर व्यक्ति के यहाँ पर टॉपिक अलग हो सकते हैं, हर व्यक्ति के यहाँ पर टॉपिक अलग हो सकते हैं। ये एक छोटा सा होमवर्क है, ये आप जरूर करिएगा, राइट। आगे बढ़े। अब पर यूनिट वाइज हम फटाफट टू द पॉइंट देखेंगे कि क्या आप कौन कौन से टॉपिक पर, मुझे लगता है अगर मैं पेपर देता तो मुझे लगता है कि मुझे
इन टॉपिक्स पर मेरी गलतियां ज़्यादा होती, या इन टॉपिक्स पर जो है आपको भी फोकस अधिक करना चाहिए जहां से जनरली स्टूडेंट करते हैं गलतियां, राइट। आगे बढ़े। एक ये जो प्रयास है, अपना अभ्यास है, इसको हम कर रहे हैं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में है। तो ये जानकारी आप सबके सामने भी है, और इससे आप जुड़ना चाह रहे हैं, जयपुर, जोधपुर और सीकर 3 सेंटर पर हम कर रहे हैं, ठीक है। जुड़ना चाह रहे हैं तो टेलीग्राम पर ज्योग्राफी विद सूरज सर टेलीग्राम चैनल है, इस पर सारी डिटेल डाली हुई है, ठीक है। वहाँ पर इस अभ्यास टेस्ट सीरीज का शेड्यूल मिल जाएगा। अभी यूनिट वाइज चल रही है, आगे फुल लेंथ के पेपर भी होंगे, तो शानदार हम कंडक्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो इस पर डिटेल दे रखिए, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके और आपका नाम और शहर का एड्रेस भेज सकते हैं। बाकी ज्योग्राफी एक्सक्लूसिव बैच अभी भी लोगों का प्यार मिल रहा है, जो नए विद्यार्थी है वो जुड़ सकते हैं, ठीक है। और ज्योग्राफी विशेषकर जो अपना अगला ड्रीम प्रोजेक्ट है जीरो से JRF गुरुकुल बैच, ये चल रहा है, स्टार्ट हो गया 15 जनवरी से, ठीक है। अभी इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, और आगे हम आगे ओशनोग्राफी और आगे जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिनका JRF का सपना है वो जुड़ सकते हैं। और फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता, फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी का एवरेस्ट बैच 0 से सीकर, इसकी भी शुरुआत हो चुकी है, इसमें भी इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, अभी जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे, राइट। चलिए तो आ जाते हैं भौगोलिक चिंतन पर। इसके अलावा देखो काफ़ी विद्यार्थी जो है, एक शिकायत आ रही थी, शिकायत ये थी कि सर आपके नोट्स नहीं मिले। मतलब शिकायत क्या थी कि सर आपके नोट्स नहीं मिल रहे हैं। तो मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी से, पेपर 2 और पेपर 1 के सारे नोट्स हमारे पास समाप्त हो गए थे। पेपर 2 के कुछ थे, तो आपने कॉम्बो मतलब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मंगवाए थे, तो पेपर 2 हमने भेज दिए थे, पेपर 1 हम नहीं भेज पाए थे। तो कल हमारे पास पेपर 1 प्रिंट होके आ गया था, आज हमने नोट्स जो है वो आपको भेज दिए हैं, ठीक है। पेपर 1 के जो ड्यू नोट्स थे बाकी थे, आज सबको हमने भेज दिए हैं। तो 2-3 दिन आप वेट करिएगा, ज़्यादा कॉल मत करिएगा, 2-3 दिन में आपके पास आपके द्वार पर आपके नोट्स आ जाएंगे, अपनी यूनिवर्सिटी के भूगोल के नोट्स, राइट। और जो भी विद्यार्थी मंगवाना चाहते हैं नोट्स असिस्टेंट प्रोफेसर के, वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9376594966, ठीक है। इस पर व्हाट्सअप भी करेंगे तो भी आपको डिटेल मिल जाएगी, और इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। टोटल 7 बुकलेट है, टू द पॉइंट असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। नए नोट्स जो है वो प्रिंट होके आ गए हैं, आप यहाँ से मंगवा सकते हैं, राइट। अब मुद्दे पे आते हैं, मेन मुद्दा जो है अपना भौगोलिक चिंतन, ज्योग्राफिक थॉट। तो मुझे लगता है कि इसको आप 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक फर्स्ट पार्ट है इसका, एक जो है वो सेकंड पार्ट है। तो जो सेकंड पार्ट है वो पूरा क्या है, कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। इसमें फैक्ट कम है, कॉन्सेप्चुअल है। और जो फर्स्ट पार्ट है इसमें कॉन्सेप्ट भी है लेकिन फैक्ट ज़्यादा है, ठीक है, ये फैक्चुअल है। तो आधा भाग है ना, आप देखोगे एटलस, इसमें आप सिलेबस में भी देखोगे तो ऊपर वाले जो चिंतन वगैरह है, ठीक है, वो चारे चिंतक ऊपर है, और नीचे जो है कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मतलब पैराडाइम है। तो पैराडाइम कौन कौन से हुए, क्या हुए, कैसे चेंजेज आए, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इस पर जो है आपको अधिक फोकस करना है, ठीक है। और ये जो है केवल आप नोट से पढ़ सकते हैं, ये केवल आप नोट से पढ़ सकते हैं। और ये जो पार्ट है, ये जो आप कवर करने वाले हैं, इसमें जो टॉपिक है चूंकि पूरा ही महत्वपूर्ण है, कुछ टॉपिक है मैं नाम ले लेता हूं, जैसे लास्ट में जिसमें आपकी दिक्कत होती है। बाकी तो देखो, एक डेवलपमेंट ऑफ जोग्राफिकल नॉलेज इन इंडिया, मतलब भारत में भौगोलिक जो नॉलेज का, भौगोलिक ज्ञान का विकास हुआ है, वहाँ पर आपकी दिक्कत आ सकती है, क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर चेंजिंग पैराडाइम, पैराडाइम शिफ्ट क्या है, पैराडाइम शिफ्ट की एक जो पूरा एक कॉन्सेप्ट है कि चीज़ें जो है समय के अनुसार कैसे बदल रही है, उसकी क्रोनोलॉजी क्या है उसको आपको समझना है, ठीक है। समय कालानुक्रम क्या है, क्रोनोलॉजी का मतलब है कालानुक्रम, कैसे वो घटित हो रही है, आपस में किस प्रकार इंटरलिंक है, ठीक है। और आगे कैसे वो मात्रात्मक क्रांति, हॉर्सन शेफर का वाद विवाद, फिर मात्रात्मक क्रांति, फिर प्रत्यक्षवाद, फिर व्यवहारवाद, फिर मानववाद, फिर आगे कल्याणवाद, उदारवाद, उग्रवाद, फिर उत्तराधुनिक भूगोल, ये सारी चीज़ें आगे कैसे कैसे बढ़ती है, ये एक पूरी माइंड में आपका एक पूरी फ्रेमवर्क होनी चाहिए, एक पूरी पिक्चर होनी चाहिए ज्योग्राफी की, कि ये चीज़ें ऐसे लोगों की थिंकिंग बदली है, ऐसे ऐसे लोग आए हैं, ऐसे ऐसे किताबें लिखी गई है। तो ये सारी चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 2 टॉपिक है, एक है कोरोलॉजिकल साइंस, ठीक है, यहाँ पर जो है स्थानिक ये कोरोलॉजिकल साइंस, इसमें लोगों की दिक्कत आती है। और एक है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, स्थानिक संगठन, ठीक है, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत आती है। एक है सिस्टम एनालिसिस, तो नोट्स में मैंने पूरा प्रोवाइड किया है, और उससे बाहर पहले क्वेश्चन गया नहीं है, आगे भी जाने की संभावना नहीं है। तो ये 3-4 टॉपिक है जहाँ से आपकी गलती होने की संभावना अधिक है, और इसके नोट्स या हम कंटेंट भी कम मिलते हैं। बाकी सारी चीज़ें खूब पढ़ी है, खूब किताबों में सारी चीज़ें हैं, आराम से आप कर पाएंगे, ठीक है। 2021 में 20 क्वेश्चन आए थे, 2016 में 15 क्वेश्चन आए थे। तो इस बार भी इस यूनिट से 18 से 17 क्वेश्चन आने की संभावना है, राइट। और ये जो यूनिट है, इस यूनिट से मान लो 18 क्वेश्चन आते हैं, तो 18 में से आप 16 तक सही कर सकते हैं।
इतनी अच्छी ये यूनिट है, इतना अच्छा आप पढ़ सकते हो, इतना शानदार कंटेंट है, ठीक है, सारी चीज़ें जो है आपके फेवर में इस यूनिट में। तो 18 में से 16 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। 18 में से मुझे लगता है कि 18 में से 18 भी राइट कर सकते हो, राइट। अगला है रिसर्च मेथोडोलॉजी। 2021 में 15 क्वेश्चन आए थे, 2016 में 13 क्वेश्चन आए थे। अब भी इस यूनिट से 15 क्वेश्चन आएंगे 100%। कहाँ से इंपॉर्टेंट है, क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, आगमनात्मक निम्नात्मक क्या होती है, इससे आएंगे। क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या डिफरेंस है, यहाँ से क्वेश्चन अच्छा बनता है। रिसर्च डिजाइन, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन गलत होने की संभावना है, ठीक है। आगमनात्मक निम्नात्मक आप पढ़ लोगे, क्वालिटी क्वांटिटेटिव पढ़ लोगे, टाइप ऑफ रिसर्च पढ़ लोगे, लेकिन यहाँ पर रिसर्च डिजाइन में गलत होने की संभावना। प्लस क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल, प्रश्नावली क्या है, अनुसूची क्या है, इनके एग्जाम्पल्स क्या है। तो एग्जाम्पल्स में हम कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, उस कंफ्यूजन को दूर करना है, गलती वहां पर होती है, हम कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चनरी क्या हमें पता है, विशेषता क्या हमें पता है, अनुसूची क्या है उसकी विशेषता क्या हमें पता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो हल्का सा उनमें कंफ्यूजन हो जाता है। क्वेश्चनरी मतलब ये प्रश्नावली और अनुसूची दोनों में क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मैथोडोलॉजी क्या है, ठीक है, मेथड्स एंड मेथोडोलॉजी में अंतर क्या है, तो वो एक बार थोड़ा सा देख लेना, बहुत अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है मेथड्स एंड मेथोडोलॉजी। दूसरा है सैम्पलिंग, यहाँ से क्वेश्चन अगर आसान आता है तो आसानी से हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा टफ आ जाता है, कुछ एग्जांपल्स देके कौन सी सैम्पलिंग होगी तब पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, तो इसको अच्छे से आप देखिएगा। और रिपोर्ट राइटिंग, इस रिपोर्ट राइटिंग में भी जो है जिस प्रकार रिसर्च डिज़ाइन है, ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन में गलतियां होती है, वैसे ही रिपोर्ट राइटिंग में भी गलतियां होने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसका एक स्पेशल ढांचा होता है, इसका एक सिस्टम होता है, उसके थ्रू जो है रिपोर्ट राइटिंग होती है। प्लेगरिज्म, देखो प्लेगरिज्म ऐसा टॉपिक है जहाँ से मतलब बहुत इसका दायरा बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, जितना दायरा हमें कवर करना था हमने नोट्स के माध्यम से किया है, लेकिन दायरा बड़ा हो जाता है, तो क्वेश्चन हो सकता है आउट ऑफ मतलब बाहर से भी आ सकते हैं, जो चीज़ें हमने कवर की उससे बाहर भी आ सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है, ठीक है। प्लेगरिज्म के संबंधित नियम वगैरह जो सरकार यूजीसी का रूल रेगुलेशन था वो भी मैंने नोट्स में डाल दिया था, राइट। रिसर्च एथिक्स क्या है, देखो ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि सामान्य एथिक्स क्या होती है वो सारी चीज़ें हमने नोट्स में डाल दी, लेकिन रिसर्च एथिक्स की हर किताब में हर अपन कोई रिसर्च मेथोडोलॉजी की किताब देखते हैं, सब जगह अलग अलग कंटेंट है, तो ये भी एक बड़ा दायरा, लेकिन एक कॉमन सेंस आधारित हमें चीज़ें देखनी है, ताकि अगर कॉमन सेंस आधारित क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होगा, और फैक्चुअल अगर कहीं से अदर किताबों से उठाकर दे देते हैं तो वो तो सबके लिए समान होगा, राइट। साइटिंग ऑफ रेफरेंसेज 100% यहाँ से गलती होने की संभावना है, ठीक है। इस पूरी यूनिट का सबसे टफ टॉपिक जो है और अच्छा टफ क्वेश्चंस भी यहाँ से बनता है, साइटिंग ऑफ रेफरेंसेज। बाकी जो मैंने टॉपिक नहीं लिखे हैं वो आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। शोध विधि तंत्र का अगर हम बात करें तो ये पूरी जो है कॉमन सेंस आधारित है। 15 में से मुझे लगता है अगर 21 वाला पेपर देखें, ठीक है, 15 में से आप आराम से 14 क्वेश्चन राइट कर सकते हैं, आराम से इजीली, अगर ढंग से भी थोड़ा बहुत इसमें कॉमन सेंस डेवलप कर लिया आसानी से आप कर सकते हैं, राइट। अगला है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी देखो कुछ भी टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुछ भी हम छंटनी नहीं कर सकते, फिर भी 2-3 टॉपिक है मुझे लगता है कि वहाँ से हमारी गलतियाँ हो सकती है, अगर अंदर से खोद के दे दिया तो, मतलब अंदर से क्वेश्चन निकाल कर दे दिया, कॉन्सेप्ट अंदर से पूछ लिया, तो वहाँ पर 100% गलतियाँ होगी। जनरली इस चीज़ को हम पढ़ते भी नहीं है, फर्स्ट ग्रेड वगैरह अन्य एग्जामों में इस टॉपिक को नहीं पढ़ते हैं, उसको देखते हैं। 20 क्वेश्चन आए थे 21 में, 16 में आए थे, 2016 में 16 क्वेश्चन आए थे। इस बार भी जो है 18 से 20 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, क्योंकि बड़ी यूनिट है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, यहाँ पे कितना भी पढ़ लो इस यूनिट को, फिर भी जो है हल्की सी गलती होने की संभावना है, ठीक है, कितना भी पढ़ लो, गारंटी है। स्टूडेंट हमेशा जो है इसको पढ़ने के बाद असंतुष्टि रहता है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं कह सकता कि अब आएगा तो मैं 100% हैंडल कर लूँगा, तो इस पर अच्छे से फोकस करना है ताकि गलतियाँ कम हो। माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज, पर्वतों के निर्माण के जो सिद्धांत है वो बाहर से देते हैं कि ये सिद्धांत किसने क्या दिया, कब दिया, तो याद कर लिया, रटा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अंदर का कॉन्सेप्ट भी फोकस करना है, ताकि अंदर से खोद कर पूछ लिया तो गलत नहीं हो। उसके बाद में लैंड फॉर्म्स हैं, तो लैंड फॉर्म्स की सीमा नहीं है, ठीक है, लैंड फॉर्म्स की जो है सीमा नहीं है, लेकिन इतना कवर करना है कि अपना जो सविंदर सिंह है वहाँ से क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं, और सविंदर सिंह से आएगा तो वो आपके गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो नदी निर्माण की इस्तेलाह करतियाँ हैं, ठीक है, जो पवन के द्वारा निर्मित है, जो हिमालय के द्वारा निर्मित है, जो समुद्र के द्वारा निर्मित है, जो भी इस्तेलाह करती हैं लैंड फॉर्म, उसको अच्छे से आप देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट में। और स्लोप फॉर्म्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप इवोल्यूशन, ठीक है, ढाल विकास और ढाल विकास के जो सिद्धांत है, ठीक है, यहाँ से इस पूरी यूनिट में जो है ये टॉपिक सबसे अधिक जो है
वल्नरेबल है, हम कह सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन गलत होते हैं, 100% स्टूडेंट गलतियाँ यहाँ पर करते हैं। बाकी जो है वेगनर की थ्योरी, बाकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, वो सब आप आसानी से कर लोगे। एंडोजेनेटिक फोर्सेस, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, वो वहाँ से आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन चीज़ों पे फोकस करिएगा। हीट बजट में गलतियाँ होती है। क्लाइमेटोलॉजी पूरा कॉन्सेप्चुअल है, पूरा कॉन्सेप्ट बेच आएगा, फैक्ट बहुत कम आएंगे, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट में भी गड़बड़ हो जाता है। हीट बजट में गलती आप कर सकते हो। तापीय प्रतिलोमन के बारे में कई बार टफ क्वेश्चन आ जाता है, लैंग्वेज टफ दे देते हैं घुमाकर, तो वहां पर गलती हो सकती है, उसको अच्छे से देखिएगा। मानसून एंड जेट स्ट्रीम क्या है, जेट स्ट्रीम की जो विशेषताएं होती है, ठीक है, वो विशेषताएं प्लस जेट स्ट्रीम के प्रकार वगैरह, वहां पर भी गलतियां होती है, उसकी उत्पत्ति के कारणों में गलतियां होती है, ठीक है, यहाँ पर। और स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब स्थिरता और अस्थिरता। तो इस स्थिरता और अस्थिरता के क्या मानक है, क्या मापक है, ठीक है, कहाँ पर स्थिरता होगी, कहाँ पर नहीं होगी, कौन सी परिस्थितियां बनेगी तब अस्थिरता होगी, कौन सी परिस्थितियों में स्टेबिलिटी होगी। तो स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी के बारे में आपको अच्छे से तैयार करना है। 100% स्टूडेंट गलती करने की संभावना यहाँ पर होती है, पढ़ने के बावजूद भी गलत क्वेश्चन यहाँ होता है। प्लस जो है वायु राशियाँ हैं, तो वायु राशियाँ सीपी, एमपी, एमटी, सीटी, इसके क्या क्या मानक हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। शानदार क्वेश्चन अच्छे लेवल का यहाँ से बन सकता है, और अच्छी लेवल की गड़बड़ भी यहाँ से आपसे होगी, यहाँ से गलती होगी, तो इसको पहचानना अच्छे से। इसके अलावा वाताग्र है, छोटा टॉपिक है, गलती होने के चांसेस कम है, फिर भी देखिएगा, क्योंकि वाताग्र अच्छे से अगर समझ में आता है तो आपको आगे ये साइक्लोन में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। साइक्लोन मैंने लिखा नहीं है, साइक्लोन भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार साइक्लोन में भी जो है अपनी चक्री चढ़ जाती है, मतलब साइक्लोन में भी हम गड़बड़ कर देते हैं। कोपेन एंड थोर्नथवेट स्कीम, ठीक है, कोपेन व्यक्ति मतलब स्टूडेंट जो है अच्छे से कर जाते हैं, गलती नहीं होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन थोर्नथवेट में उलझ जाते हैं। थोर्नथवेट आते ही जो है थोड़ा सा ऐसे अटपटा सा पन फील होता है, क्योंकि कोपेन को तो हम संभाल लेते हैं, थोर्नथवेट आते ही जो है थोड़ा सा वाष्पोत्सर्जन वगैरह, थोड़ा सा सिद्धांत चीज़ें बदल जाती है, तो यहाँ पर गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। इसको अच्छे से आप देखिएगा। उसके बाद में है समुद्र विज्ञान, तो इसमें 3 चीज़ें, बाकी आसान है, बहुत आसान यूनिट है और अच्छे से कॉन्सेप्चुअल है, आराम से कर सकते हैं। इप्सोमेट्रिक कर्व क्या है, यहाँ से इसको अच्छे से देखिएगा। ओशनियन डिपॉजिट्स हैं, तो डिपॉजिट्स के टाइप्स क्या है, क्या क्या मात्रा कहाँ कैसी कितनी क्या होती है, उसको देखिएगा। ज्वार भाटा के सिद्धांत, यहाँ पे गलती होने की बहुत अधिक संभावना रहती है। ज्वार भाटा के उत्पत्ति के कारक और कुछ गड़बड़ यहाँ पर होती है। इसके अलावा मरीन रिसोर्सेस है, ठीक है, रिसोर्सेस और डिपॉजिट्स जो है इनकी मतलब इनका दायरा बड़ा है, थोड़ा सा कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। सी लेवल चेंजेस जो है क्लाइमेट चेंज का एक पार्ट है, क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, पूछा नहीं गया है और छोटी यूनिट है, कम ही इससे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 2021 में वही रेशियो सारे पेपर से क्या था, 15 क्वेश्चन थे, राइट। उसके बाद में है एनवायरमेंट ज्योग्राफी, देखो बड़ी यूनिट है, बड़ा दायरा है, कॉन्सेप्चुअल है, अंडरस्टैंडिंग वाली है, लेकिन कुछ टॉपिक है जिसके ऊपर अधिक फोकस करना है। वो एक टॉपिक है फिजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, विश्व में पादप और जो है जंतुओं का विश्व वितरण। तो ये विश्व वितरण जो है कहाँ दे रखा है अच्छे से, पर्यावरण भूगोल, कहाँ पर है अपने पर्यावरण भूगोल सविंदर सिंह की किताब में दे रखा है, या बायोज्योग्राफी सविंदर सिंह की किताब में अपना जो है ना भौतिक भूगोल के साथ दे रखा है, तो इसमें बहुत अच्छा दे रखा है। उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन उसको पढ़ने के बावजूद भी है इतनी सारी फैक्ट चीज़ें माइंड में आ जाती है कि वो याद नहीं रहते हैं। आसान क्वेश्चन आएगा, और नोट्स में भी मैंने प्रॉपर उसका शॉर्ट नोट्स टाइप शानदार बनाकर दिया है, और किताब में भी आप एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, मैपिंग उसका माइंड में बना लीजिएगा। पोल्यूशन है, इसका दायरा बहुत बड़ा है, तो जितना ही कवर करो उतना कम लगता है, तो इसको अच्छे से आप देखिएगा। एनवायरमेंटल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स कब क्या, बड़ी डिजास्टर्स क्या है, बड़े हैजार्ड्स कब क्या हुए, तो इसको आप अच्छे से एक बार देखिएगा। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA, ठीक है, ये एक नया टॉपिक है, तो इसका सिंपल सा है, 3-4 पेज के इसके नोट्स बनते हैं, नोट्स में दिया हुआ शानदार, उतना कवर कर लेंगे तो आसानी से ये कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कोई नया अपडेट वगैरह आएगा तो मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा। इसमें काफ़ी नए अपडेट डाटा भी आएंगे, पर्यावरण भूगोल में काफ़ी नई कोप वगैरह हुई है, नए जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन वगैरह हुए हैं, ठीक है, तो भारत का क्या योगदान है, इसके नए डाटा अपडेटेड आपको मिल जाएंगे, राइट, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। कार्टोग्राफी, देखो 15 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन केवल कार्टोग्राफी से आ रहे हैं, बहुत छोटी यूनिट है। मान लो 15 क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी से आ रहे हैं, 15 इस कार्टोग्राफी से आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कार्टोग्राफी में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। लोग यहाँ से डरते हैं, ठीक है, डर लगता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। टाइप्स ऑफ मैप क्या है, ठीक है, इसके अलग अलग प्रकार हैं, इनको समझना है, कॉन्सेप्ट है, पूरी यूनिटी इंपॉर्टेंट है, पूरी यूनिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोरोप्लेथ, आइसोप्लेथ एंड कोरोस्केमेटिक,
जो है कोरोक्रोमेटिक, ठीक है, यहाँ से 100% 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, सीधा सीधा आएंगे। अब उनको अब तैयार करो, बाद में तैयार करो, कैसे करो, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सीधा दिख रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिली मिस्टेक होगी ही होगी, तो सिली मिस्टेक को कम करने के लिए जो है अभ्यास करो, अच्छे से प्रयास करो और प्रैक्टिस करो। क्लाइमोग्राफी, ये हिदरग्राफ एंड क्लाइमेटोग्राफ, ठीक है, हिदरग्राफ एंड जो है ये क्लाइमोग्राफ, सिंपल है दोनों, छोटे छोटे नोट्स है, आराम से 1-2 बार चीज़ें, 2-4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक बार पढ़ लिया तो गलत नहीं होगा। सबसे बड़ा इसमें जो खिलाड़ी जो है टॉपिक खेल खिलाने वाला अपने को, वो है यहाँ पर मैप प्रोजेक्शन, ठीक है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी मैं करवाऊंगा, अभी अपने टॉपिक ये हुआ भी नहीं है, अच्छे से हम करेंगे इसको। बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको जिस ट्रिक के साथ इस प्रकार करना है कि क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना है, बहुत ज़्यादा फंसना भी नहीं है कि जो है मैप प्रोजेक्शन इतना सारा एक साथ पढ़ लोगे तो वो बहुत हैवी हो जाता है, इतने सारे टाइप्स और इतनी सारी विशेषताएं सारे गुण एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। कुछ छंटनी के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे ताकि जो क्वेश्चन आए उसको हम हैंडल कर पाएँ, बस, ठीक है। मैप प्रोजेक्शन पर अपने कोई PhD नहीं करनी है। बाकी टोपोसीड्स है, ये भी बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है, समझने वाला है, इंटरेस्टिंग है, और थोड़ा सा जो है आपको यहाँ से इसमें अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। और ओपन सीरीज जो मैप है, ट्रेडिशनल एंड ओपन सीरीज मैप सिंपल है, छोटा सा कंटेंट है, एक बार देख लेना, मेरे हिसाब से उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, राइट। उसके बाद में है जियो स्पेशल टेक्निक्स, 14 क्वेश्चन आए थे और 2016 में 4 क्वेश्चन आए थे, 4 नहीं आए थे, उसका अलाइनमेंट जो है 2016 में अलग था, 2021 में जो है सिलेबस एक सिस्टमेटिक तरीके से आ गया था, तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको। कि इतना अंतर कैसे हो सकता है, इतना अंतर वास्तव में था नहीं। डिजिटल मैपिंग, देखो रिमोट सेंसिंग जो है, 3 टॉपिक इसके सबसे महत्वपूर्ण है, रिमोट सेंसिंग, GIS एंड GPS। अब ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। GPS को फिर भी आप एक बार कवर कर लोगे तो आपको लगेगा कि यस कॉन्फिडेंस है, GPS से अब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन GPS अपने आप में इतना बड़ा दायरा है GPS का कि वहाँ से इतने सारे क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं कि कोई संभावना ही नहीं है, मतलब अपने इतनी टेक्नोलॉजी इसके अंदर है, तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम कितना डेप्थ में जाएं, इसलिए मोटा मोटा मैंने कोशिश की है कवर करने की कि इससे बाहर नहीं जाएगा, और इतना कवर कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा है, उससे बाहर जाता है तो सारे विद्यार्थियों के लिए समान होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। रिमोट सेंसिंग और GIS कितना भी पढ़ लो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है, मुझे भी नहीं आता, आपको भी नहीं आएगा, ये रियलिटी है, इसको स्वीकारना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, राइट। लेकिन कोशिश ये करनी है कि इससे जो इतना पढ़ लें कि जो क्वेश्चन आए वो हमारे गलत नहीं होना चाहिए। तो जैसे डिजिटल मैपिंग है, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, नया टॉपिक है, चोनियाल की किताब में भी थोड़ा बहुत दे रखा है, कुछ मैंने नेट से लेकर आपको नोट्स में डाला है, नेट से देखकर, ठीक है। इसके साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और चीज़ें हमारे सामने होती है, लेकिन सामने होते हुए भी हम कन्फ्यूज होते हैं, गलती होती है यहाँ पर, वो देखिएगा। रिमोट सेंसिंग वही है, चीज़ें इसमें आ गई है, अभी हमने बात की। डिजिटल एलिवेशन मॉडल, देखो इसमें ये डिजिटल एलिवेशन मॉडल बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ी सी समझ आधारित है कि आप कितनी समझ विकसित करते हैं, ठीक है। इसका अच्छे से मैंने शानदार नोट्स आपको दिए हैं, विद एग्जाम्पल्स दिए हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर लेना, मेरे हिसाब से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 100% 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे। राष्ट्र एंड वेक्टर डाटा, GIS के जो राष्ट्र एंड वेक्टर डाटा है, इनमें कंपैरिजन, इनके तुलना और इनके जो उपकरण हैं वो यहाँ से पूछे जाएंगे, बाकी GPS तो है ही। तो ये जो यूनिट है, मुझे लगता है कि नोट्स अगर आप ढंग से कवर कर लेते हैं सफिशिएंट है, फिर भी चाहते हैं कि कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो चोनियाल की किताब आती है, ठीक है, चोनियाल की किताब आप रिमोट सेंसिंग ला सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें काफ़ी मिल जाएगी इसमें, और वही चीज़ें वहीं से मैंने निकाल कर आपको उसका सरलीकरण करके मैंने नोट्स में दिया है, राइट। चलिए, तो घबराना नहीं है इस यूनिट में, कोशिश ये करनी है, इस यूनिट और ये लास्ट यूनिट, इन दोनों यूनिट में कोशिश ये करनी है कि कितना भी पढ़ेंगे तो आपको हमेशा जो है सेटिस्फैक्शन नहीं होगा कि यस मैंने 100% कंप्लीट हो गया है, लेकिन जो मैंने चीज़ें दी है उससे मुझे इतना सेटिस्फैक्शन है कि क्वेश्चन जो है मतलब 80% ही नहीं, 90% क्वेश्चन आराम से इन दोनों यूनिट से मेरे नोट से आ जाएंगे, ठीक है, जो प्रयास मैंने किया है। प्लस आप जो पढ़ रहे हैं तो कुछ उसमें एडिशन भी कर सकते हैं, ठीक है, उस समय नहीं था तो हमने फटाफट चीज़ें आपको देने की कोशिश की, एडिशन भी कर सकते हैं। साथ में जैसे कुछ स्टैटिक्स वाली यूनिट है तो इसमें आपको थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, प्रैक्टिकल पे या मैथमेटिक्स में ज़्यादा नहीं घुसना है। डाटा टेबुलेशन क्या होती है, इसकी क्या विशेषता होती है, उसकी कैसे कैसे वो संरचना ढांचा बनता है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत अंदर नहीं जाना, मोटा मोटा एक बार क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या सूत्र है, बस वो ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। डिस्पर्सन एंड कंसंट्रेशन मोटा मोटा देख लेना, इसके ग्राफ वगैरह कैसे क्या बनते हैं, डिस्पर्सन कहाँ कम कहाँ ज़्यादा क्या कैसे होगा, वो एक बार मोटा मोटा देख लेना। लोरेंज कर्व एंड गिन्नी गुणांक, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से 100% क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आता है
और गलत भी नहीं होना चाहिए, अच्छे से आप इसको हैंडल कर सकते हो। चीज़ें भी फिक्स सा कंटेंट है, एक दो पेज होते हैं, आराम से पढ़कर आप राइट कर सकते हो। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन जो है ये भी अच्छा टॉपिक है, प्रतिगमन, ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा समझने लायक भी है। तो इसमें जो रिग्रेशन में सिद्धांत थोड़े ग्राफ वगैरह बनते हैं, तो इसकी जो थ्योरी है उसको अंडरस्टैंडिंग करनी है कि रिग्रेशन क्या है, क्या पर्पज है इसका, क्या उद्देश्य, किस में प्रयोग करते हैं, और इसके ग्राफ कैसे क्या बनते हैं, कहाँ ज़्यादा कैसे कम क्या होता है, ठीक है, वो देखना है। तो वो अंडरस्टैंडिंग बनानी है, ठीक है। अपने को जो है जनरली इस टॉपिक को हम पढ़ते नहीं है तो इसमें डर लगता है, तो अंडरस्टैंडिंग से, थ्योरी से जो मैंने दिया है वहाँ से अगर मुझे लगता है कि वो मान लो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए तो रट भी लो उसको, अगर रट लिया तो भी कोई बुरी बात नहीं है लास्ट टाइम में एग्जाम में, राइट, ताकि अपना इतना पर्पज हो कि अपना पर्पज सर्व हो जाए, कि अपना काम चल जाए, तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नियरेस्ट नेबर एनालिसिस मेथड 100% कम से कम 2 क्वेश्चन आने की संभावना है और बहुत महत्वपूर्ण है, और आराम से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। अच्छे से आपको करवाया भी है और वापस में जो है आपको रिवीजन भी करवाऊंगा, तब एक बार वापस करवा दूंगा। स्केलिंग टेक्निक्स है और मॉडल इन ज्योग्राफी है, ठीक है। ये दोनों टॉपिक में, ये तीनों टॉपिक नीचे वाले तीनों चारों टॉपिक जो है मैं वापस करवाऊंगा, अच्छे से आपको डिटेल से करवाऊंगा। कुछ थ्योरीज वगैरह इसमें भी आपको क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। और बाकी नोट्स में है ही, नोट्स में अच्छे से आप देख लेना, नोट्स में सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिला के इसमें घबराना नहीं है कि अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, अब कैसे करेंगे, और सिलेबस को ध्यान में रखिए, इन टॉपिक को छांट के रखिए, बार बार रिवीजन करिए, आराम से आप कर सकते हैं। बस यही टॉपिक थे, और आगे आप सभी को ऑल द बेस्ट। और थोड़ा सा अपने आप पर क्या करना है, विश्लेषण करना है, ठीक है, चिंतन और विश्लेषण करते हुए, विश्लेषण एवं थोड़े चिंतन करते हुए जो अभी मैंने चीज़ें बताई है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो थोड़ी थोड़ी प्रयास, थोड़ी थोड़ी चीज़ों से 3 से 4 मार्क्स हर पेपर में, हर यूनिट में हम बढ़ा सकते हैं। तो जब वो फाइनली जब कंक्लूजन आता है तो वो काफ़ी ग्रोथ हमें दिखती है, ठीक है। तो ये कमियां हैं, इन कमियों पर काम करना कि कहाँ से क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो बस मिलते हैं ऐसे ही कुछ और। अभी मैं नेट पेपर का सोल्यूशन करवाऊंगा 9 बजे रोज कल से। तो नेट पेपर नेट पेपर अपने ज्योग्राफी वाला अभी जो हुआ था, अच्छा एक कॉन्सेप्ट वाला पेपर आया था, शानदार। और मुझे लगता है कि उस नेट पेपर जो अभी लास्ट टाइम हुआ था उससे भी कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, तो उसको अच्छे से हम सोल्यूशन करेंगे, 25-25 क्वेश्चन करेंगे, फटाफट करेंगे। कल 9 बजे वापस मिलते हैं नेट पेपर सोल्यूशन में। थैंक यू, गुड लक, अच्छे से करिए आप, मस्ती से, डरना नहीं है। लास्ट के 2-3 यूनिट है, इसको बोझ नहीं मानना है, ठीक है। आराम से इतना कर लो कि क्वेश्चन गलत नहीं हो, और जो लास्ट 3 यूनिट में आपकी कंडीशन है वो सबकी कंडीशन है। अभी मैं ऑफलाइन सेंटर जयपुर में कल विद्यार्थियों से मिला था कल ही, तो काफ़ी सारे विद्यार्थी, सबके दिक्कत यही है, जितने मेरे पास मैसेज आते हैं सबके यही दिक्कत है। इसका मतलब सब लेवल प्लेइंग फील्ड पर समान ही है, एक ही प्लेइंग फील्ड पर है। तो आपको इसमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। आप अगर इस लास्ट 3 यूनिट में अगर एक्स्ट्रा मेहनत कर ली, बाकी लोगों से आप काफ़ी आगे चले जाओगे। तो एक्स्ट्रा एफर्ट यही लगाना है आपको, इसमें अगर लगा दिया, रिसर्च मेथोडोलॉजी में लगा दिया, और बाकी जो पेपर 2 के ऐसे यूनिट हैं जिसके टॉपिक जनरली मिलते नहीं है, जिसमें लोगों की दिक्कत होती है, उसमें एक्स्ट्रा मेहनत लगाओ, आपका जो है शानदार बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। और अच्छे से आपको इंटरव्यू की फिर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं फिर, थैंक यू, गुड लक।